हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और थॉमसन मॉडल के बारे में। फर्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन जो हाइपोथेसिस दी गई थी वो दी गई थी 1874 में। जॉर्ज जॉनस्टन स्टोनी ने हाइपोथेसाइज किया था इलेक्ट्रॉन के बारे में। जब कैथोड रेज की डिस्कवरी हो गई, इनकी जो नेचर थी वो अभी तक भी क्लियर नहीं था कि कैथोड रेज जो हैं वो किस चीज़ की बनी हुई हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि वो एनर्जी की बनी होती हैं और कुछ कहते थे वो पार्टिकल्स होते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न कब क्लियर हुई? जब सर जे जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशो निकाली 1897 में इन हिज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड, और उनको एडजस्ट करके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को इन्होंने Q/m रेशो निकाली, चार्ज टू मास रेशो। अब आप ये डायग्राम में देखो कि भाई जब इन्होंने कैथोड रेज को स्टार्ट किया यहाँ पर, तो जो कैथोड रेज की जो बीम थी वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है यहाँ पे। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं और जो कैथोड रेज हैं वो एक पार्टिकल नेचर है और वो इलेक्ट्रॉन्स से कंपोज्ड हैं। ये बात 1897 में प्रूव हो गई। अब यहाँ पर क्या है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रॉन्स की, उनका जो चार्ज है और जो मास है वो देखते हैं। चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का वो होता है -1 e। इसकी वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक यहाँ पे फैक्ट है कि भी इससे छोटा चार्ज, इससे जो स्मॉलर अमाउंट ऑफ चार्ज है वो पॉसिबल नहीं होता। और इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 9.1 × 10⁻−31 kg, जो कि 1/1800 डाल्टन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है, कई बार लिखते हैं बीटा माइनस और कई बार लिखते हैं ई माइनस। दो सिंबल होते हैं इसके लिए। अब यहाँ पर क्या है कि वो एक्सप्लेनेशंस, वो बातें जो हमें इलेक्ट्रॉन की नॉलेज होने की वजह से हमारे लिए इजी टू एक्सप्लेन हो गई हैं। जैसे कि रिएक्शंस के बारे में हमें समझना इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये देखो क्या कह रहा है, दे आर द मेन रीजन बिहाइंड द केमिकल रिएक्शंस इन जनरल केमिस्ट्री। इसमें क्या है कि भाई जो केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही वो पार्टिकल्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी एक्सचेंज होने से या जिनकी शेयरिंग से कोई रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करती है। ये हमारी जनरल केमिस्ट्री के फील्ड में अप्लाई होता है। अब नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में। अगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो फिनोमिनाज हैं, दो फिनोमिनाज हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर और बीटा डीके। इनके बारे में भी हमें डिटेल में अंडरस्टैंडिंग है आज के टाइम। वो भी इसीलिए है क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता है। और एक तीसरा जो फील्ड होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का फील्ड होता है एक, उसमें एक टेक्निक होती है ESR स्पेक्ट्रा, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी हमें इलेक्ट्रॉन्स पता है, इसलिए हम डिटेल में समझ सकें इसको। ये बेसिकली क्या है, टेक्निक होती है जिसके हेल्प से हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये वैसे अभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में डिटेल्स में देखेंगे इसको ये क्या है। अभी आपके लिए सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है कि जो रिएक्शंस वाला जो पार्ट है, कि जो केमिस्ट्री में रिएक्शंस हो रहे हैं, उन रिएक्शंस में भी इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। ये आप अभी याद रखेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थॉमसन मॉडल के बारे में,
यानी कि सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी तो की ही है, साथ में इन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया जो कि वन ऑफ द फर्स्ट मॉडल दैट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये इन्होंने दिया था 1904 में, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1897। यानी कि 1897 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और उसके बेसिस पे अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसको हम आज बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन सीड मॉडल। तो अब आप ये याद रखें कि जो वाटरमेलन सीड मॉडल, उसके आपको एनालॉजी ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि हमने कॉमनली ये देखा हुआ है कि जो वाटरमेलन है वो रेड पार्ट तो एडिबल पार्ट है और जो ब्लैक कलर के सीड होते हैं उसमें एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए रहते हैं उसके अंदर। इसी एनालॉजी पर इन्होंने एक मॉडल बनाया कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है यहाँ पे, यस, इसमें एक इन्होंने क्या मॉडल दिया, इसमें वाटरमेलन सीड मॉडल के एनालॉजी से दिया इन्होंने। वो क्या दिया कि अकॉर्डिंग टू द मॉडल एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर with electrons embedded in them like plums in a Christmas pudding or seeds in a watermelon। अब जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई उनके टाइम पर प्रोटॉन्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए इस मॉडल में प्रोटॉन का कोई अकाउंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंफ्यूजन हो जाती है कई बार कि प्रोटॉन्स तो इलेक्ट्रॉन से पहले डिस्कवर हुआ था। ये एक्चुअली एक कन्फ्यूज़न है। प्रोटॉन्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के बाद डिस्कवर हुआ है, लेकिन जो यूजीन गोल्डस्टीन ने किया था वो किया था कैनाल रेज, नॉट प्रोटॉन्स। अब फर्दर लिमिटेशन इसकी क्या है कि भाई कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, कुछ आगे डेवलपमेंट हुई, तो ये जो डेवलपमेंट्स इनको जो है ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। स्पेशल जिसमें हम इम्फेसिस करते हैं कि कौन सी डेवलपमेंट्स हैं, वो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड का दिया हुआ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। इसको हम डिटेल में देखेंगे बाद में। अभी हम देखते हैं कि प्रोटॉन के बारे में डिस्कवरीज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। और इसकी जो कहानी है वो शुरू होती है 1815 से, जब विलियम प्राउट ने यह हाइपोथेसाइज किया कि जो हाइड्रोजन एटम है वो फंडामेंटल पार्टिकल है और जो अदर एटम्स उनके टाइम पर जो एलिमेंट्स नोन थे वो जो एटम्स हैं वो हैं हमारे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट फंडामेंटल पार्टिकल। अब इन्होंने इस फंडामेंटल पार्टिकल को नाम दिया प्रोटाइल, जिसके इंटीग्रल मल्टीपल्स में अदर एटम्स के एटॉमिक मासेस थे। उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया प्रोटाइल, जिसको बाद में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स कह दिया। लेकिन ये बात एक्चुअली 100 ईयर का डिफरेंस है यहाँ पे। 1920 में ये बात रदरफोर्ड ने क्लियर की है, लेकिन जब हाइपोथेसिस जो दी गई थी वो दी गई थी 1815-16 में। यहाँ पर 100 ईयर्स का डिफरेंस है। और जब ये क्लैरिफिकेशन होने लगी तो जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन रिपोर्टेड बाय रदरफोर्ड वो क्या है, 14N, यानी कि नाइट्रोजन का वो आइसोटोप जिसका मास है 14, नाइट्रोजन 14 और अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है कि हीलियम का न्यूक्लियस है, यानी कि He2 पॉजिटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन्स वहां से हटा दिए गए और जो हीलियम का जो न्यूक्लियस बचा वो अल्फा पार्टिकल होता है और उसको जो है नाइट्रोजन के सैंपल में शूट किया गया, बम्बार्डमेंट की गई उसकी। इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन जिसका मास है 17 और एक प्रोटॉन वहां से एस्केप हो गया, निकल गया। अब यहां पर आप देखेंगे स्लाइड में, इसको हमने लिखा है N14 प्लस अल्फा गिव्स यू 17 ऑक्सीजन प्लस P, लेकिन रदरफोर्ड ने इसको लिखा था H प्लस। रिएक्शन यही है जो है, लेकिन
रदरफोर्ड ने इसको H+ लिखा था अपने टाइम पर। अब जैसे इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज हमने देखी और जो प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज, वो देखते हैं। तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। यही हमारा 1 डाल्टन के इक्वल भी होता है। और इसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव था -1 e लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं +1 e, यानी कि 1.6 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन पॉजिटिव। इसका सिंबल हम लिखते हैं H+ या फिर P+। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि दो कैनाल रेज वर मच अर्लियर डिस्कवर्ड इवन बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the charge to mass ratio was different for each gas taken in the discharge tube and hence could not be given the status of a fundamental particle as cathode rays were। यहां पर क्या है कि भाई चार्ज टू मास रेशियो डिफरेंट होने की वजह से जो एनोड रेज हैं, यानी कि जो कैनाल रेज हैं, उनको जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल से कंपोज होना, इस चीज का जो स्टेटस है, इसकी इसका जो रिजल्ट है, वो वहां पर नहीं निकाल पाए। क्योंकि इन एवरी एक्सपेरिमेंट जो चार्ज टू मास रेशियो है वो डिफरेंट आती थी। वो एक्चुअली डिफरेंट क्यों आती थी हमें आज के टाइम पता है ये, कि न्यूट्रॉन्स, वहां पे न्यूट्रॉन एक पार्टिकल होता है जो उसके अंदर प्रोटॉन्स के साथ एग्जिस्ट करता है। ये हमें आज पता है, लेकिन उस टाइम ये पता नहीं था। जिस टाइम का ये एक्सपेरिमेंट्स चलने लग रहे हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है ये बाद में क्लियर हुआ है। लेकिन इसका जो रीज़न था वो यही था कि भाई न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो रेशो डिफरेंट है और इसलिए वो स्टेटस ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल नहीं उसको मिल पाया एनोड रेज को। अब इसी चीज़ को हम टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं कि कैनाल रेज नॉट प्रोटॉन्स, इनकी डिस्कवरी हुई 1886 में यूजिन गोल्डस्टीन। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई 1897 में सर जे थॉमसन। उनका जो मॉडल आया थॉमसन्स मॉडल, वो आया 1904 में। और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ है, 1920 में प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ओके, थैंक यू। फर्दर इन फर्दर लेक्चर्स।